सभी मित्रों को और विशेषकर नेशनल मीडिया काउंसिल के मित्रों को बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में, जो लीडरशिप पे बेसिक इश्यूज़ को हम लोग टैकल कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं और कुछ उदाहरणों को भी साथ साथ ले रहे हैं। जैसे पिछले प्रोग्राम में भी हम लोगों ने गांधी का संदर्भ लिया था, बात पूरी नहीं हो पाई थी, तो उस बात को भी पूरा करेंगे और साथ में हम लोग नेशनल मीडिया काउंसिल के तरफ से स्वागत कर रहे हैं। हमारी तरफ से सबको धन्यवाद और आप सब लोगों का स्वागत है जो प्रोग्राम में हैं। तो आज उस बात को भी पूरा करेंगे। अब्राहम लिंकन गांधी से भी 50 साल पहले उन्होंने लगभग इन्हीं मूल्यों के लिए काम किया था, तो उनका भी संदर्भ लेंगे और तमाम और जो महापुरुष हैं जिन्होंने लीडरशिप के लिए नई दिशाएं दी हैं, उनकी भी चर्चा बीच बीच में आती रहेगी। नेल्सन मंडेला की भी चर्चा आएगी, तो सबके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा होगी, तो आपको आनंद आएगा आज के प्रोग्राम में। बस ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आज नेट ठीक रहे। तो हम लोगों ने पिछले इतवार को जो चर्चा किया था उसमें ये बात बड़ी स्पष्ट रूप से उभर के आई थी कि गांधी के पहले लीडरशिप की जो स्टाइल थी उसमें राजनीति ज़्यादा चलती थी, साम दाम दंड भेद सभी इस्तेमाल किया जाता था। गांधी ने पहले उसमें इथिकल वैल्यूज़ गहराई से जोड़ा और इसीलिए पूरी दुनिया के लिए एक नया रोल मॉडल बने गांधी और पूरी दुनिया के लिए लीडरशिप की एक नई स्टाइल डेवलप हुई गांधी के प्रयासों से, गांधी की साधना से और गांधी की तपस्या से। गांधी के क्या मुख्य बिंदु रहे हैं, इस पर हम लोगों ने पिछले बार चर्चा किया था। कई बिंदुओं पर जैसे सत्य और अहिंसा में मुख्य बिंदु तो थे ही, लोकतांत्रिक मॉडल था और ग्राम स्वराज्य, गांवों का बेसिक यूनिट महत्वपूर्ण मानते थे। फिर छोटे छोटे बिंदुओं पर भी जो लीडर काम करता है वो भी महत्वपूर्ण है, इस पर जोर देते थे। जबकि बहुत सारे लीडर्स ये मानते हैं कि अगर हम बड़े मुद्दों पर काम करेंगे तभी हम बड़े लीडर कहलाएंगे। तो उन्होंने छोटे छोटे बिंदुओं को लीडरशिप के लिए लिया था अपने इसके लिए। और चूँकि मीडिया के लोगों के सामने ये प्रोग्राम हो रहा है, तो एक चीज़ मैंने विशेष रूप से अंडरलाइन की थी कि मीडिया बहुत ही महत्वपूर्ण है लीडरशिप के लिए। गांधी ने खुद मीडिया क्रिएट किया
अपने चीज़ों को, क्योंकि हो सकता है व्यावसायिक मीडिया उसको बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार ना दे, उसके साथ बहुत ज़्यादा ना आए। मीडिया में जब गांधी थे तभी उन्होंने वह शुरू कर दिया था। 20वीं सदी के शुरुआत में ही एक दौर था जब गांधी को भारत में कोई नहीं जानता था। तो उस वक्त अफ्रीका में वो वकालत करते थे। ये वही दौर था जब अफ्रीका में भी अश्वेत लोगों के खिलाफ जुल्म की कहानियां पूरी दुनिया सुन रही थी। गांधी जी ने ऐसे में अपनी वकालत के जरिए उन्हें उनका हक दिलाने की कोशिश की। इसी प्रक्रिया में एक बार वहां के कोर्ट परिसर में गांधी जी को पगड़ी पहनने से मना कर दिया गया था। जो गुजराती पगड़ी पहनते थे, कहा गया कि उन्हें केस की कार्यवाही बिना पगड़ी के करनी पड़ेगी। गांधी जी ने पगड़ी उतार दी, केस लड़ा, लेकिन वो इस मुद्दे को आगे ले जाने का मन बना चुके थे। अगले ही दिन गांधी जी ने डरबन के एक स्थानीय संपादक को खत लिखकर इस मामले पर अपना विरोध जताया। विरोध के तौर पर लिखी उनकी चिट्ठी को अखबार में जस का तस प्रकाशित किया गया। ये पहली बार था जब गांधी जी का लेख अखबार में प्रकाशित हुआ था। इसमें उन्होंने लिखा था कि किसी भी देश में ऐसा कानून नहीं हो सकता जो किसी की व्यक्तिगत या सांस्कृतिक आज़ादी के खिलाफ हो। इस लेख के बाद पगड़ी पर रोक लगाने वाले कोर्ट के कार्यवाहक को कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी और इसी विरोध की अभिव्यक्ति से शुरू हुआ गांधी जी की पत्रकारिता का सफर। हरिजन, तो वहां पर उन्होंने इंडियन ओपिनियन अखबार निकाला साउथ अफ्रीका में, जिसकी 5 भारतीय भाषाओं में भी वो उसके प्रकाशन होता था। हरिजन भारत में निकाला, जिसमें वो 3 भाषाओं में था। हरिजन के संपादकीय पन्ने पर उनके लेख धीरे धीरे हर तरफ गूंजने लगे और ये वही वक्त था जब गांधी जी एक पत्रकार के तौर पर पूरी तरह स्थापित हो गए थे। तो हमारे जो मीडिया के भाई हैं उनको विशेष खुशी होगी ये जान करके कि गांधी जी पहले पत्रकार के रूप में स्थापित हुए, फिर लीडर के रूप में। तो पत्रकारिता कितना मदद करती है अच्छी लीडरशिप के लिए, ये आप लोग खुद सोच सकते हैं। गांधी के लिए पत्रकार होना 1906 में अफ्रीकी प्रशासन ने उन्हें जोहान्सबर्ग की जेल में बंद कर दिया। जोहान्सबर्ग की जेल में 1906 में बंद कर दिया। लेकिन जेल में रहने के बावजूद भी गांधी जी ने सच के साथ समझौता नहीं किया, बल्कि जेल से ही अखबार का संपादन का काम करते रहे। यहीं से शुरू हुआ गांधी जी के पत्रकारिता का सफ़र बहुत दूर तक चला। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान भी उन्होंने अखबार का इस्तेमाल किया। उनका जो हरिजन नाम से अखबार 3 भाषाओं में निकलता था, जिसका वही संपादन करते थे, भारतीयों को अंग्रेज के खिलाफ एकजुट करने में बहुत मदद की। तो गांधी जी ने पत्रकारिता का बहुत महत्वपूर्ण इस्तेमाल किया अपनी आज़ादी की लड़ाई में और अपनी लीडरशिप में। अब गांधी जी पर, उनके जन्मदिन पर मैंने एक लेख लिखा था, उसमें गांधी जी के लीडरशिप के महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित किया था, क्योंकि आजकल हिंदुस्तान में खास करके गांधी जी के विरोध में और गांधी जी के लिए अपशब्द और जाने क्या क्या लिखने की जो एक परंपरा सी चल पड़ी है, उसका ये देश बर्दाश्त कर रहा है। मुझे ये आश्चर्य हुआ। आज YouTube पे कुछ दिक्कत आ रही, क्योंकि यहाँ पे नेट कमज़ोर है, तो YouTube पे ठीक से नहीं आ पा रहा है। चलिए इसको Facebook से YouTube में ट्रांसफ़र करेंगे। तो वो लेख के मुख्य अंश भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि गांधी की लीडरशिप स्टाइल क्या थी, कैसे सफल हुई। और तो आजकल तो
तमाम सारे सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और फेसबुक पर गांधी को शैतान और गोडसे को महात्मा बताते हुए नोट्स फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। गोडसे को लीडर बनाया जा रहा है, गोडसे को लीडर बनाया जा रहा है और गांधी को विलेन। लोग बिना, और लोग भी, तमाम लोग जिनको मैं सोचने समझने वाला समझता था, वो भी ऐसे लेखों को फॉरवर्ड कर रहे हैं बिना उसकी गहराई जाने हुए। लेकिन जब मैं उनसे प्रश्न करता हूं तब चुप हो जाते हैं। गांधी से हम असहमत हो सकते हैं, उनके तरीके से असहमत हो सकते हैं, उनके कुछ प्रयोगों से असहमत हो सकते हैं, उनके कुछ विचारों से असहमत हो सकते हैं, या उनके कुछ कार्यों से असहमत हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें एक सिरे से खारिज कर दें या उनकी भूमिका को नकार दें या गोडसे का महिमा मंडन शुरू कर दें। असहमति हमें हत्या का हक तो नहीं देती, असहमति हमें हत्या का हक तो नहीं देती। यदि मैं आपसे असहमत हूं तो मैं आपकी हत्या कर दूं तो क्या ये जायज हो जाएगा? तब तो फिर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब एक दूसरे के लीडर्स की हत्या कर डालेंगे, तो फिर बचेगा क्या? तो लोकतंत्र में विचारों का जहां तक सवाल है, विचारों को अपने आप रखिए और जनता फैसला करेगी। जनता को जागरूक करिए ताकि जनता जागरूकता के साथ फैसला करे। यदि मैं आपसे असहमत हूं तो मैं आपकी हत्या कर दूं और ये जायज हो जाएगा? लोकतंत्र आ चुका था, गोडसे लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करते तो स्वीकार्य था, और गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में जो नेतृत्व किया है उसका अनेकों बिंदुओं की वजह से हमेशा ही विशेष महत्व रहेगा, कभी कम नहीं होगा। गांधी का राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण, उसमें कभी कोई प्रश्न चिन्ह लग ही नहीं सकता। गांधी का निस्वार्थ त्याग भाव, जिसकी वजह से परिवार से कितनी आलोचनाएं भी मिली। आत्मानुशासन जो गांधी का जबरदस्त था। समग्र चिंतन, होलिस्टिक थिंकिंग, और लघुतम और महत्तम के मध्य अजीब सा संतुलन। चाहे दुनिया का बड़ा सा बड़ा व्यक्तित्व हो और चाहे छोटा से छोटा व्यक्तित्व हो, सब के बीच संतुलन, सबसे वैसी प्यार से मिलना। तो समग्र चिंतन और लघुत्तम तथा महत्तम के बीच अजीब सा संतुलन। आंखों में अजीब सा आकर्षण था गांधी के। जो कई लोग जो उनसे मिले हैं और फिर उनसे मेरी बातें हुई हैं, तो गांधी की आंखों में जो आकर्षण था उससे पहली नज़र में ही लोग प्रभावित हो जाते थे और फिर फैसला कर देते थे कि अब मुझे इन्हीं के साथ चलना है, इनके विचारों के अनुसार काम करना है। फिर जो सबसे महत्वपूर्ण काम गांधी ने किया है उसको तो रेखांकित किया जाना ही चाहिए और हर बड़े लीडर को वह करना चाहिए। आज देश की जितनी बड़ी पार्टियां हैं हमारे देश में, उसमें सबसे बड़ा संकट ये है कि कोई लीडरशिप अच्छे लोगों को अपने अंदर आने नहीं देना चाहता है, कहीं ये हमसे बड़े लीडर न हो जाए। हर आदमी बहुत बड़ी पोटेंशियलिटी के लोगों को, हर पार्टी या हर समूह बड़ी पोटेंशियलिटी के लीडर्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में आने नहीं देना चाहता। सबको खतरा रहता है कि ये आगे बढ़ जाएंगे तो हमारा क्या होगा। जबकि किसी भी नेतृत्व के लिए, बड़े लीडर के लिए जो गांधी ने किया है, वह बहुत ज़रूरी है कि खुद तो बड़ा बने ही, लेकिन बड़े लीडर्स भविष्य में भी बनते रहें। इसके लिए उन्हें इंडक्ट करता रहे या नए लोगों को लेकर के उन्हें बड़े लीडर बनाने की ट्रेनिंग दे। जो बात मैं टीचर्स के लिए कहता हूँ, ये अच्छा टीचर वही है जो हर बच्चे में अपने से बड़ा होने की संभावना देखे। हर बच्चा एक बीज है और हर टीचर एक पेड़ हो चुका है और हर बीज में, हर पेड़ से बड़ा होने की संभावना है, वह संभावना देखे। तो गांधी ने उस समय के ढेरों अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ा और उनको तैयार किया भविष्य की लीडरशिप के लिए।
ये बहुत बड़ा काम था। ये काम जो दुनिया का बहुत बड़ा लीडर होगा वही करेगा। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, इसको बार बार मैं अंडरलाइन करता हूँ और अंडरलाइन किया जाना चाहता कि उसके आसपास तमाम काबिल लोग तैयार किए जाएं। ऐसे में भविष्य दृष्टा गांधी द्वारा स्वतंत्र भारत के नेतृत्व दे सकने वाले महापुरुषों को तैयार करना अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है। और किसी भी अच्छे लीडर को, जो लोग लीडरशिप में काम करना अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये उदाहरण है। और उनको ये करना चाहिए कि जब वो लीडर बने तो अपने साथ साथ अच्छे लोगों को लाते रहें, ताकि लीडरशिप की एक पौध, एक नर्सरी भी तैयार रहे। तो पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, या 50 और 60 के दशक के ज़्यादातर लीडर्स जो देश में व्यवस्था बनाने में लगे हुए थे, सब के सब गांधी जी की नर्सरी से निकले हुए थे। ये बहुत बड़ा काम उनका रहा है। गांधी केवल एक समूह, एक वर्ग या एक जाति या एक धर्म, यहाँ तक कि केवल एक देश के नायक नहीं रहे, केवल राजनीति के नायक नहीं रहे। वे संपूर्णता में सोचते थे। वे सच्चे अर्थों में संपूर्ण भारत के साथ साथ संपूर्ण मानवता और संपूर्ण विश्व और आने वाले समय के महानायक थे। इसीलिए जो उनकी नायकत्व की नई आधारभूमि तैयार हुई सत्य और अहिंसा की, वह पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बनी। इसीलिए वे पूरी दुनिया में युग पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। समय के साथ साथ उनका और उनके विचारों का मूल्य बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जाएगा, घना होता जा रहा है। समस्या वहां उत्पन्न होती है जहां हम उनका मूल्यांकन किसी छोटी दृष्टि, ओछे नजरिए या किसी निहित स्वार्थवत करने लगते हैं। तो वहां पर समस्या उत्पन्न होती है जहां हम उनका मूल्यांकन किसी छोटे नजरिए से करते हैं। या यूं कहें, हमें तब गांधी बौने लगने लगते हैं। हमें गांधी तब बौने लगने लगते हैं जब उनको किसी बौने नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। और गांधी के बारे में आइंस्टाइन क्या कहते हैं? शुरुआती दौर में वैज्ञानिक के रूप में आइंस्टाइन ने 2 वैज्ञानिकों को अपना आदर्श माना था, और ये 2 वैज्ञानिक थे, आइजैक न्यूटन और जेम्स मैक्सवेल। उनके कमरे में इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों की पोर्ट्रेट लगी रहती थी। लेकिन अपने सामने दुनिया में तरह तरह की भयानक हिंसक त्रासदी देखने के बाद आइंस्टाइन ने अपने घर में लगे इन दोनों पोर्ट्रेट के स्थान पर 2 नई तस्वीरें टांग दी। इनमें एक तस्वीर थी महान मानवतावादी अल्बर्ट श्वाइट्जर, फिलोसोफर, और दूसरी महात्मा गांधी की। इसे स्पष्ट करते हुए कि आइंस्टाइन ने उस समय कहा था, समय आ गया है कि हम सफलता की तस्वीर की जगह सेवा की तस्वीर लगा दें। कितनी बढ़िया बात कही। इसीलिए अब ज़रूरत है राजनीति की नहीं, राजनीति के दंड-फंद की नहीं, सेवा की, जो लोग की सेवा कर रहा हो। हमको सेवकों को आगे बढ़ाना। अब लीडरशिप का जो मॉडल है वो सेवा का होना चाहिए, और वही बात आइंस्टाइन भी हाईलाइट कर रहे हैं कि अब समय आ गया है कि हम सफलता की तस्वीर की जगह सेवा की तस्वीर लगा दें। 2 अक्टूबर 1944 को महात्मा गांधी के 75वें जन्म दिवस पर आइंस्टाइन ने अपने संदेश में कहा था,
आने वाली नस्लें शायद मुश्किल से ही विश्वास करेंगी कि हाड़ मांस से बना कोई ऐसा व्यक्ति भी धरती पर चलता फिरता था। तो लीडरशिप वो है जो केवल जो अपने क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, व्यवस्था से जुड़े हुए लोग ही उनको अप्रिसिएट करें, दूसरी फील्ड के लोग भी जब उनसे प्रभावित होने लगे तो समझिए कि लीडरशिप वाकई सच्ची दिशा में जा रही। गांधी ने फिलोसफर्स को प्रभावित किया, इकोनॉमिस्ट्स को प्रभावित किया, राइटर्स को प्रभावित किया, रामधारी सिंह दिनकर रहे हों या सुमित्रानंदन पंत रहे हों, उस जमाने के ज़्यादातर राइटर्स सब उनसे प्रभावित हो रहे थे, माखनलाल चतुर्वेदी। तो जो दूसरी दिशाओं में भी लोग उनको चाहने लगे, आगे बढ़ाने लगे, उनके पीछे चलने लगे, तो यह भी लीडरशिप की सफलता का एक सूत्र हो सकता है। गांधी पर बहुत सारे प्रश्न उठाए जाते हैं, मेरे तमाम सारे मित्रों ने भी तमाम सारे प्रश्न उठाए, लेकिन उनको सही परिप्रेक्ष्य में देखिए तो केवल गांधी जिम्मेदार नहीं होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि देश के विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार है, 1947 में 10 लाख से अधिक लोगों के कत्लेआम के लिए कौन जिम्मेदार है, और कांग्रेस के कुकर्मों के लिए कौन जिम्मेदार है। अब आप इन तीनों प्रश्नों को देखिए, ये कुछ मित्रों ने उठाए थे गांधी को संदर्भ में रखते हुए। आप इस पर देखिए कि आप क्या उत्तर देंगे अगर गहराई में सोचेंगे। पहले और दूसरे प्रश्न का कि देश के विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार है और 1947 में 10 लाख से अधिक लोगों के कत्लेआम के लिए कौन जिम्मेदार है, तो जिम्मेदार है उस समय की मानसिकता जिसे गांधी जीवन भर प्रयास करने के बाद भी नहीं बदल पाए। अब धीरे धीरे धरती और देश उस दिशा में जा रहा है, लोगों को एहसास हो रहा है, लेकिन गांधी जी जो काम कर रहे थे, जो बीज जिस मानसिकता का बो रहे थे, वो उतना साल उन्होंने कोशिश के बावजूद सत्य और अहिंसा की उनकी जो कोशिश है वो फलीभूत नहीं हो पाई थी। सत्य पर काफ़ी काम हो पाया, लेकिन अहिंसा पर तो बहुत ही कम काम हो पाया। तो इसलिए उस समय की मानसिकता जिम्मेदार थी। गांधी ने कितना जीवन लगाने के बाद भी एक व्यक्ति का जीवन कभी कभी किसी एक खराब मानसिकता को अपने जीवन काल में, संपूर्ण जीवन के संघर्ष के बाद भी नहीं बदल पाती। लीडर्स कोई ज़रूरी नहीं कि उन्हीं के जीवन काल में वह चीज़ हो जाए। लीडर्स कभी कभी शुरुआत करते हैं और बाद में और लोग आकर के उसको पूरा करते हैं। तो पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर यही है कि उस समय की मानसिकता जिसे गांधी जीवन भर प्रयास करने के बाद भी नहीं बदल पाए, और दुख की बात यह है कि वह मानसिकता अभी भी जिंदा है। तो अभी भी उस सत्य और अहिंसा की तरह की लीडरशिप की ज़रूरत है। आप में से बहुत सारे लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि गांधी जी की मशाल को आगे बढ़ाएंगे। क्या हम गांधी की उस मशाल को आगे ले चलने के लिए तैयार हैं आज, या देश, दुनिया और समाज को धर्म, जात, समूह और न जाने कितने टुकड़ों में बांटते रहेंगे अथवा बांटते देखते रहेंगे? तो बहुत सारे प्रश्न हैं, और ऐसे छोटे छोटे लोग गांधी जी की आलोचना करते हैं जो खुद कुछ भी नहीं सोच पाते, कर पाते, बस अंधानुकरण करते हैं, कभी एक्स के कभी वाई के। तो गुरु नानक की वो चौपाई है कि जो न दें चुल्लू भर पानी, ते निंदें जे गंगा आनी। जो किसी को चुल्लू भर पानी भी नहीं पिला सकते हैं, वे उनकी निंदा कर रहे हैं जो धरती पर गंगा लाए थे। कोई कोई तो ये भी करते हैं जो गोडसे को महिमा मंडित करते हैं, और उनसे जब मैं प्रश्न पूछता हूँ तो एक मित्र ने तो यहाँ तक कहा कि आप जिस निर्ममता से गोडसे को गलत करार देते हुए नकारते हैं वह उचित नहीं है। क्या गोडसे को गांधी जी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी? क्या वह गांधी जी की निंदा करता था? तो मैंने
उनको लिखा कि आपकी मेरी अगर व्यक्तिगत दुश्मनी ना हो, वैचारिक विभिन्नता हो, तो क्या मैं आपकी हत्या कर दूं? तो क्या यह अनुचित नहीं कहा जाएगा? कल्पना करिए, एक बार देश के सारे लोग अपने अपने वैचारिक विरोधियों के साथ वही कर डालें जो गोडसे करता है, तो शायद देश में एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा। तो कोई बहस के लिए बचेगा ही नहीं कि गांधी सही थे या गोडसे। इसलिए गांधी से असहमति हो सकती है, लेकिन असहमति के बाद हम उनको खारिज कर दें या उनकी हत्या करने वाले को सही ठहराने लगें, यह बात तो सही समझ में नहीं आती लोकतंत्र में। तो इसलिए जो पैरेलल आज गोडसे को लीडरशिप मॉडल तैयार किया जा रहा है, यह तो बहुत ही खतरनाक है। और नेल्सन मंडेला, जिसका कि मैंने उदाहरण दिया कि उनकी भी मैं चर्चा करूंगा। जैसे गांधी कहते हैं सत्य, अहिंसा, क्षमा। जब आप अहिंसा पर आएंगे तो क्षमा करेंगे, क्षमाशीलता पर। तो क्षमाशीलता का सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई है तो नेल्सन मंडेला है। उन्होंने तो इतने तरह तरह से लोगों को अपने साथ जोड़ा। कभी अपने विरोधियों, आज़ादी मिल जाने के बाद साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला इतने साल जेल में रहे। जब साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ और नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बने, तो आज़ादी के पहले जेलों में उनके साथ जिसने तमाम उन पे यातनाएं की थी या जो भी लोग थे, सबको क्षमादान कर दिया और नए सिरे से उनका कि अब ये समय हमें पुरानी बातों में उलझने का नहीं है, बदला लेने का नहीं है। ये समय हमारे देश के रिकंस्ट्रक्शन का है, हमें अपनी पूरी ऊर्जा उसमें लगानी है। उनके एक उदाहरण तो अभी देना चाहूँगा। तो गांधी जी ने भी लोगों को क्षमाशील होना बताया और उसके लिए उन्होंने बताया कि कभी पापी से नफरत मत करो, पाप से नफरत करो। कोशिश करो कि वो बुराइयां दूर हों। जो बुराइयां कर रहे हैं उनको बदलने की ज़रूरत नहीं है। और यही बात, इसीलिए मैंने कहा कि आज गांधी के साथ साथ जो दो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जिनकी तरफ हम लोग चर्चा साथ साथ करते रहेंगे, अब्राहम लिंकन और नेल्सन मंडेला। अब्राहम लिंकन भी कहते थे कि हमें अपने विरोधियों को मित्र बनाना है। वो अश्वेत थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट, पहले प्रेसिडेंट हैं अश्वेत, और उन पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उनका जो मूल थीम था उनके नेतृत्व का, कि हमें अपनी ऊर्जा को विरोध में नहीं लगाना है, विरोधियों से निपटने में नहीं लगाना है, विरोधियों को दोस्त बना करके विरोध खत्म करने में लगाना है। तो गांधी, लिंकन और मंडेला तीनों एक ही कैटेगरी की लीडरशिप की बात कर रहे हैं। सारी एनर्जी, सबकी संपूर्ण एनर्जी देश के लिए लगाना है, सबके लिए लगाना। देश में जो कोई है हर एक के लिए लगाना है। किसी तरह से बंटवारे के, जैसे गांधी जी ने जाति, धर्म, इन सब से ऊपर उठकर पूरे देश के काम करने के लिए कहा। हिंदू मुसलमानों को भी जोड़ा। हिंदुओं में जो जातियां पिछड़ी रह गई थी, शूद्र को हरिजन कहा। उस समय हरिजन भी बहुत बड़ा शब्द था, आजकल लोग हरिजन पर भी ऑब्जेक्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने मेन स्ट्रीम में उनको लाने की कोशिश की। पहली बार किसी पॉलिटिकल लीडर ने इतनी बड़ी बात कि पूरे एक समाज जो पिछड़ा हुआ, अलग थलग पड़ा है, उसको मेन स्ट्रीम में लाए। यही बात अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में किया, जब वहाँ पर दास प्रथा थी, स्लेवरी थी। स्लेव्स को लोग तरह तरह से उनके बाकायदा खरीदे बेचे जाते थे, तो उन्होंने स्लेवरी ख़त्म की अपने प्रेसिडेंसी के टाइम पे। उस पर चर्चा अभी बाद में उनके समय के लिए करेंगे, लेकिन हम नेल्सन मंडेला का एक वाक़या आपके सामने रखना चाहते हैं। जो
दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति बनने से पहले नेल्सन मंडेला ने रंग भेद विरोधी संघर्ष के कारण 27 वर्ष रॉबिन द्वीप के कारागार में बिताए थे। 27 वर्ष कोई थोड़ा समय नहीं। और स्वतंत्रता आंदोलन में भी ऐसे ही लोग, नेहरू 17 साल जेल में रहे थे। 10 साल, 20 साल, 30 साल आजीवन लोगों ने जेलों में बिताए हैं। तब आज़ादियाँ मिली हैं अलग अलग देशों को। तो दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति बनने से पहले नेल्सन मंडेला ने रंगभेद विरोधी संघर्ष के कारण 27 वर्ष रॉबिन द्वीप के कारागार में बिताए थे। कारागार में उन्हें कोयला खनिक का काम करना पड़ा था। कोयला जमीन से खोद के निकालने का काम करना पड़ा था। राष्ट्रपति बनने के बाद एक दिन वो अपने खास मित्रों के साथ एक रेस्तरां में खाना खाने गए। राष्ट्रपति बनने के बाद उसी रेस्तरां में मंडेला की सीट से थोड़ा हटकर एक टेबल पर एक व्यक्ति खाना खाने बैठा था और खाना आने का इंतजार कर रहा था। मंडेला ने अपने सुरक्षाकर्मी से कहा, उस व्यक्ति को इसी टेबल पर बुला लो। सुरक्षाकर्मी के कहने पर वह व्यक्ति मंडेला की टेबल पर आकर बैठ गया। सबके साथ वह आदमी भी खाना खाने लगा, पर खाते हुए उसके हाथ कांप रहे थे, माथा पसीने से तर था। खाना खत्म कर वह आदमी सिर झुकाकर होटल से निकल गया। उस आदमी के जाने के बाद मंडेला के एक मित्र ने कहा, वह व्यक्ति बीमार था, शायद खाते वक्त उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, उसे पसीना भी आ रहा था। मंडेला बोले, ऐसा नहीं है, वह आदमी उस जेल का जेलर था जिसमें मुझे रखा गया था। जब कभी मुझे यातनाएं दी जाती और मैं कराहते हुए पानी मांगता तो वह मुझे गंदी गालियां देता था। जब मुझे यातनाएं दी जाती थी और मैं कराहते हुए पानी मांगता था तो वह मुझे गंदी गालियां दिया करता था। इसके कहने पर जेलकर्मी मुझे तरह तरह से प्रताड़ित, अपमानित करते। मित्र आश्चर्य में पड़ गए। एक ने पूछा, ऐसे आदमी को आपने अपनी टेबल पर खाने का सम्मान क्यों दिया? ऐसे आदमी को आपने अपनी टेबल पर खाने का सम्मान क्यों दिया? उसे तो सबक सिखाना चाहिए था। नेल्सन मंडेला शांत स्वर में बोले, उसे ऐसा लग रहा था कि मैं भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा। उसे ऐसा ही लग रहा था कि मैं उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा, लेकिन वैसा मेरा चरित्र नहीं है। मेरी सोच है कि बदले की भावना से काम करना विनाश की ओर ले जाता है। मेरी सोच है, देखिए लीडरशिप की एक स्टाइल ये भी है। और अभी जब हम अब्राहम लिंकन की चर्चा करेंगे तो उनके 30 सूत्र भी आपके सामने रखेंगे, और जो उन्होंने अपने बच्चे के टीचर को एक खत लिखा है उसे भी पढ़ेंगे, क्योंकि उस खत को पढ़ने से आपको लगेगा कि लीडर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और मेरे बच्चे में वो क्वालिटीज़ आप डेवलप करिए। अपने टीचर, उसके टीचर को कहा है। वो पत्र अंग्रेज़ी में है, पढ़ते हुए उसका हिंदी रूपांतर भी करते चलूँगा, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लिंकन का पूरा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ने लायक है, आत्मसात करने लायक है। तपस्या का है पूरा, और जीवन भर असफल होते रहे लेकिन कभी चिंता नहीं की जीवन में आखिर में ही सफलता मिली। वो एक तरह से जीवन भर उनकी वो असफलताएं नहीं थी, उनकी साधनाएं थी जो परिपूर्ण जब हो गई तो उन्होंने विकटतम समय में अमेरिका को 2 हिस्सों में बांटने से बचाया। अदरवाइज अगर अब्राहम लिंकन नहीं होते तो अमेरिका आज एक नहीं होता, 2 हिस्सों में होता। नॉर्थ अमेरिका और साउथ, मतलब जो आज अमेरिका है उसके 2 हिस्से हो जाते, नॉर्दर्न यूएसए और सदर्न यूएसए, लेकिन उन्होंने उसको बंटने से बचाया। तो मंडेला कह रहे हैं, मेरी सोच है कि बदले की भावना से काम करना विनाश की ओर ले जाता है। इन्हीं श्रेष्ठ चारित्रिक गुणों के कारण दक्षिण अफ्रीका में मंडेला को मदीबा कहकर बुलाया जाता है,
जो वहाँ बुजुर्गों के लिए सर्वोच्च सम्मान सूचक शब्द है। तो ये मंडेला का एक एपिसोड है। गांधी से मेरी असहमति का एक बिंदु है, गांधी की लीडरशिप स्टाइल से मेरी असहमति का एक बिंदु है जिसमें गांधी थोड़ा कमतर रह जाते हैं, मंडेला आगे बढ़ जाते हैं। इसको मैंने कई बार और कहा भी है। वैचारिक मतभेद होना स्वीकार है, लेकिन मैं उसके बावजूद गांधी की रिस्पेक्ट करता हूँ। 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा महापुरुष कहने में मुझे कोई संकोच नहीं गांधी को, लेकिन वैचारिक मतभेद रहेंगे। इसका मतलब नहीं कि मैं उनकी गोली मार दूं या उनकी जो खूबियां हैं उसको नकार दूं, लेकिन सोच में उनकी और मेरे अंतर हो सकता है। यही जनतंत्र है, यही लोकतंत्र है। मेरा ये मानना है कि अगर हमने किसी एज ए लीडर किसी मूवमेंट को लीड किया है और खास करके किसी देश की आज़ादी के आंदोलन को लीड किया है, और गांधी ने वो जो आज़ादी का आंदोलन लीड किया, तो ऐसा नहीं है कि केवल जो एक तो गरम दल था जो सीधे सीधे शस्त्र के साथ आज़ादी के लिए काम कर रहा था, जो हमारे क्रांतिकारी हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, ढेरों लोग, और दूसरे जो शांतिपूर्वक आंदोलन से काम कर रहे थे। गांधी सबके नेता थे और सबको स्वीकार्य थे। सुभाष चंद्र बोस भी गांधी को इतना मानते थे कि उन्होंने बर्मा में और बाहर अपने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को बार बार कहा है कि हम तुम्हारे लीडर तभी तक हैं जब तक हम बाहर हैं हिंदुस्तान के, जब हिंदुस्तान चलेंगे तो गांधी हमारे लीडर होंगे। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह का तो डायरी में लिखा हुआ है कि हम गोली और बंदूक पर विश्वास करते हैं देश की आज़ादी के लिए, लेकिन गोली और बंदूक शांति का विकल्प नहीं हो सकती। जो काम विचारों में परिवर्तन करके हो सकता है, वैचारिक क्रांति द्वारा हो सकता है, वह बंदूक से नहीं हो सकता। ये उनकी डायरी में लिखा हुआ है। गांधी वो वैचारिक क्रांति कर रहे थे। तो इसलिए ये जो गांधी की संपूर्ण लीडरशिप इसीलिए है कि हर तरह के लोग गांधी को लीडर मानते थे। आज कुछ निहित स्वार्थ के लोग उनके बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो गांधी सर्व स्वीकार्य थे। लेकिन जहाँ वैचारिक अंतर की जो मैं बात कर रहा था, मेरा जो वहाँ सबसे बड़ा उनसे वैचारिक जहाँ विभिन्नता है कि अगर उन्होंने उस लीडरशिप को आज़ादी के लीड किया था, सभी तरह के जो आज़ादी के लिए काम कर रहे थे, करीब करीब सब गांधी को मान रहे थे। ये वो अकेले लीडर थे, बाकी सब लोग उनको फॉलो करते, तो इसीलिए उनकी बात इतनी मानी जाती थी। तो जब आज़ादी मिलने लगी तब गांधी को उस जो लीडरशिप उनकी थी उसको आज़ाद भारत के लोगों के व्यवस्था की लीडरशिप भी उनको संभालनी चाहिए थी। अगर हम किसी नाव को मझधार तक ले आते हैं तो फिर दूसरे किनारे तक भी ले जाना चाहिए। आज़ादी मिल जाने के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन का जो काम होता है, वह आज़ादी पाने से कम महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो गांधी को वह लीडरशिप स्वीकार करना चाहिए था, जो उनका सपना था देश कैसा हो उसको बनाने। अभी तक आज़ाद, ताकि हम खुद जो अपने सपने को साकार कर सकें, ये क्षमता आ जाए, तभी आज़ादी का मतलब यही कि देश के लोगों के जो सपने हैं वो साकार हो सकें।
तो जब वो सपने साकार करने का जो बेसिक रॉ मटेरियल आज़ादी आ गई, तो गांधी को लीडरशिप वहीं लेनी चाहिए थी। और अल्टरनेटिव के रूप में जब दूसरे लीडर्स वो तलाशने लगे और कहा कि नहीं, हम महात्मा हैं और हम अब लीडरशिप नहीं लेंगे, ये नहीं होना चाहिए। उनको लीडरशिप लेनी चाहिए। जितना भी उनका जीवन बचा था, उनको लीडरशिप लेनी चाहिए थी। यह मेरा निजी मामला है कि अगर हम मझधार तक लाए हैं तो उसे दूसरे किनारे तक भी ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। यह काम नेल्सन मंडेला ने किया। इतने साल जेल में रहे, 27 साल उस जेल में रहे, रॉबिन द्वीप में और भी कई जगह जेलों में रहे। आज़ाद हो जाने के बाद उन्होंने अब ये नहीं कहा कि अब हम प्रेसिडेंट नहीं होंगे। उन्होंने प्रेसिडेंटशिप स्वीकार की और रिकंस्ट्रक्शन का जो काम था वह किया। तो इस मामले में मंडेला की लीडरशिप स्टाइल मुझे ज़्यादा रेलिवेंट लगती है। बाकी सत्य अहिंसा को फोकस में लाना, लोक नीति, वह गांधी स्टाइल ज़्यादा रेलिवेंट है। लेकिन हमें अपने पर्सनालिटी को देश के हित से बड़ा नहीं रखना। गांधी को शायद ये अगर चिंता रही हो कि मेरे महात्मापन पर कहीं कोई आंच ना आ जाए, कोई मुझ पे उंगली न रख दे कि इन्होंने ये स्वार्थ में अपना काम किया। लेकिन अगर हमारा मन शुद्ध है और हम शुद्ध भाव से पूरे देश के लिए काम करने जा रहे हैं, तो इस तरह के डर नहीं होने चाहिए। हमारा महात्मापन देश से बड़ा नहीं है। हमें देश को बचाना है, धरती को बचाना है। हमारा अपनी पर्सनालिटी का क्या होगा उस पर ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। और देश जान चुका था कि गांधी क्या हैं। तो इसलिए इसमें मेरा वैचारिक अंतर है। जहाँ तक गांधी का कंट्री के आज़ादी के बाद लीडरशिप किसी दूसरे के हाथ में देने की बात है, वहाँ नहीं होना चाहिए, तो उनको खुद लेना चाहिए था। गांधी के बारे में एक और लीडरशिप पर भी है वो बात और गांधी पर भी है, वो भी इंटरेस्टिंग है, सब लोगों को जानना चाहिए। और ख़ास करके चूँकि नीरज जी जिस तरह की लीडरशिप की बात करते हैं, जहाँ पे साधना भी हो, जहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन भी हो, वहाँ पर क्या सत्य की ताकत है और व्यक्ति जब साधना रहते रहते सत्य कहाँ तक पहुँचा सकता है, वो भी आपके सामने रखना चाहिए। वो गांधी की लीडरशिप स्टाइल में उसका बहुत महत्व रहा है। एक यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में गांधी और विनोबा दोनों गए हुए थे। हम भारत के लोग श्रृंखला में मैंने इस किस्से को बताया है, लेकिन लीडरशिप के लिए यह पिछली बार नहीं बता पाए थे, तो आपके सामने रख रहा हूँ। तो गांधी ने दीक्षांत समारोह में भाषण दिया और उसके बाद अंतरंग बातें गांधी और विनोबा की हो रही थी। तो जो बातों के साथ थे उन्होंने बाद में मेमोयर्स में अपने लिखा है कि विनोबा ने कहा, गांधी जी आप आज़ादी के लिए कार्य कर रहे थे मन वचन कर्म से, और आज़ादी मिल गई, तो अब इससे बड़ी सफलता क्या हो सकती है कि आपकी जो साधना है मन और वचन की और कर्म की, वो सकारात्मक रूप से फलीभूत हो गई। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, मैं अपनी साधना को पूरी साधना जैसा चाहता था वो फलीभूत नहीं हुई, क्योंकि अगर साधना पूरी तरह से फलीभूत है, इस तरह की भी लीडरशिप हो सकती है जो गांधी जी विजुअलाइज कर सकते थे, और जो आध्यात्मिक लीडरशिप पे अगर कोई काम करे तो वहां तक पहुंच सकता है, स्पिरिचुअल लीडरशिप पे। गांधी जी ने कहा कि
अगर मेरी साधना वाकई पूरी होती तो ये आज़ादी का आंदोलन मतलब जो अंदर का सत्य है, केवल सत्य की साधना से ही वो हो जाना चाहिए, उसके लिए कर्म की भी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। यह आंतरिक साधना है। इसी को पातंजलि योग सूत्र में, उन दोनों सूत्रों में कहा गया है कि जो सत्य को साध लेता है वह जो भी कहता है वो सत्य हो जाता है। वहीं से श्राप और वरदान की परंपरा आती है। और जो अहिंसा को साध लेता है उसके पास जो भी आता है वो अहिंसक हो जाता है। तो गांधी ने खुद ही स्वीकार किया था कि मेरी साधना उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई अध्यात्म के कि मैं जो सोच लूं या जो मैं कहूं वो हो जाए, वह नहीं फली। हमें उसके लिए करना पड़ा, इतने सालों तक साधना करनी पड़ी। और दूसरा, अहिंसा की साधना में तो अभी उनके काफ़ी वो रह गया था, क्योंकि नाथूराम गोडसे, अगर उनकी अहिंसा की साधना भी परिपूर्ण होती तो नाथूराम गोडसे उनका पैर भी छूता है और गोली चला देता है और गोली चल जाती है, वो अहिंसक नहीं हुआ। ये नहीं होता, वो अहिंसक हो जाता गांधी का पैर छूने के बाद या उनके पास आने के बाद। तो उस समय के सबसे बड़े लीडर गांधी हैं, लेकिन वो खुद महसूस करते थे कि वो जितनी साधना करना चाहते थे, जहां तक पहुंचना चाहते थे, क्योंकि उनकी इंटरनल साधना भी चल रही थी, बाह्य साधना के साथ साथ इंटरनल साधना की यात्रा चल रही थी और उसमें वो लगे हुए थे। जितनी साधना उन्होंने कर ली उतनी ही बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी है। उनके किस्से आप जो उनके साथ रहा है उनसे उनके किस्से सुनिए तो आपको अद्भुत आश्चर्य होगा। जो आइंस्टाइन ने कहा था कि ऐसा आदमी हाड़ मास का इस धरती पर चला था, लोग इसको विश्वास नहीं करेंगे। तो वो विनोबा से उन्होंने कहा था कि अगर मेरी साधना जैसा मैं चाहता था अगर हो जाती तो मेरा सोचना या मेरा कहना ही काफ़ी होता, इतना मुझे करना नहीं पड़ता। अगर लोग सत्य की साधना, स्पिरिचुअलिटी की साधना बुद्ध के माध्यम से या उनके तरीके से करना चाहें तो वह कहीं ना कहीं लीडरशिप में और हेल्प करेगी और आगे बढ़ाएगी और ज़्यादा रिजल्ट्स अच्छे देगी। तो इसलिए जो बात नीरज राठौर जी चाहते हैं कि जो साधक हैं, चाहे पत्रकारिता के, चाहे लोक सेवा के, लोक नीति के, वह स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी करें, तो वह भी ज़रूरी है। उस चीज़ को गांधी ने हाईलाइट किया था, विनोबा के साथ अपनी बात शेयर किया था। अब हम लोग आते हैं अब्राहम लिंकन पर, उनकी चर्चा करते हैं। और ये तो आप जानते ही होंगे कि लीडर्स आज के लिए सोचते हैं कि आज कैसे बेस्ट तरीके से हमारे देश के लोग रहें या हमारे प्रदेश के लोग रहें या हम जिस क्षेत्र में लीडर हैं, व्यापार के या जिसके, उसमें सब लोग कैसे सबसे अच्छे तरीके से रहें। लेकिन जो स्टेट्समैन हैं वो भविष्य के, फ्यूचर के, विजनरी और फ्यूचर जनरेशन्स के बारे में भी सोचते हैं। तो इसलिए अगर हम अपना टारगेट स्टेट्समैन से बनाएंगे तो लीडरशिप बेहतर कर पाएंगे। और क्योंकि मैं अपने दर्जा 6, 7, 8, 9, 10 आज अपने जहाँ पढ़ता, घर में पढ़ता था, वहाँ एक कागज़ पर लिख करके टांगे रहता था, नॉट फेल्योर बट लो एम इज़ क्राइम। नॉट फेल्योर बट लो एम इज़ क्राइम, ये हर लीडर को सोचना चाहिए। और बाद में पता चला कि हमारे प्रेसिडेंट कलाम साहब वो भी अपने इस लाइन को बहुत पसंद करते थे और अक्सर जहाँ वो रहते थे इस लाइन को कहीं ना कहीं लिखवा करके टांगे रहते थे, नॉट फेल्योर बट लो एम इज़ क्राइम। तो आप जो बनना चाहते हैं उससे और ज़्यादा एम रखिए, क्योंकि अगर आप बहुत छोटा एम रखेंगे तो फिर बड़ा, अगर आपने निशाने का एम ही छोटा रखा तो बड़ा कैसे जाएगा। तो इसलिए एम तबीयत से रखिए।
और दुष्यंत कुमार का वो शेर याद रखिए कि कौन कहता है कि आसमां में हो नहीं सकता सुराख, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो आप अपना एम भी उसी तरह से तबीयत से खूब उछाल करके ऊपर रखिए और उसके लिए कोशिश करते रहिए, तो उससे थोड़ा कम रह जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन बहुत छोटा एम रखेंगे तो कितना बढ़ेंगे फिर। इसलिए एम आपको स्टेट्समैन होने का रखना है। और अब चूंकि दुनिया इंटीग्रेट होने जा रही है, तो अपनी लीडरशिप अपने देश के साथ साथ थोड़ा सा धरती के तरफ भी मुखातिब रहिए, जो हमारा संविधान कहता है धारा 51 में कि हमें अपने देश की खुशहाली के साथ साथ पूरी दुनिया की खुशहाली और शांति के लिए भी काम करना है। तो अब हम लोग अब्राहम लिंकन की तरफ चलते हैं। उन्होंने क्या क्या किया है इसकी तरफ। उनका एक स्पीच भी बहुत महत्वपूर्ण है लिंकन का, वो भी आपके सामने रखेंगे। अब्राहम लिंकन का जन्म एक बहुत गरीब परिवार में हुआ था। वे प्रथम रिपब्लिकन थे जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उसके पहले डेमोक्रेट ही हुआ करते थे। अब्राहम लिंकन के पिता का नाम थॉमस लिंकन था। और अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति होने के पहले एक वकील, इलियंस स्टेट के विधायक, लेजिस्लेटर और अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य थे। वे 2 बार सीनेट के चुनाव में असफल भी हो चुके थे। अब्राहम लिंकन को वकालत की कमाई की दृष्टि से देखें तो अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले वो वकील थे, तो अब्राहम लिंकन ने 20 साल तक वकालत की। लेकिन उनकी वकालत से उन्हें और उनके मुवक्किलों को जितना संतोष और मानसिक शांति मिली, वह धन दौलत के आगे कुछ भी नहीं। उनके वकालत के दिनों के सैकड़ों सच्चे किस्से उनकी ईमानदारी और सज्जनता की गवाही देते हैं। लिंकन अपने मुवक्किलों से अधिक फीस नहीं लेते थे, जो उनकी ही तरह गरीब थे। एक बार उनके एक मुवक्किल ने उन्हें $25 भेजे, तो लिंकन ने उनमें से $10 को यह कहकर लौटा दिया कि $15 पर्याप्त थे। आमतौर पर वे मुवक्किलों को अदालत से के बाहर ही राजीनामा करके उनमें सुलह करा करके निपटा देने की सलाह लेते थे, ताकि दोनों पक्षों का धन मुकदमेबाजी में बर्बाद न हो जाए। इसके बदले वे उन्हें न के ही बराबर फीस मिलती थी। तो इथिकल लीडरशिप के एग्जाम्पल हैं लिंकन भी। एक शहीद सैनिक की विधवा को उसकी पेंशन के $400 दिलाने के लिए एक पेंशन एजेंट $200 फीस मांग रहा था। लिंकन ने उस महिला के लिए न केवल मुफ्त में वकालत की, बल्कि उसके होटल में रहने का खर्चा और घर वापसी का टिकट का भी इंतजाम किया। लिंकन और उनके एक सहयोगी वकील ने एक बार किसी मानसिक रोगी महिला की जमीन पर कब्जा करने वाले एक धूर्त आदमी को अदालत से सजा दिलवाई। मामला अदालत में केवल 15 मिनट ही चला। सहयोगी वकील ने जीतने के बाद फीस में बंटवारा करना चाहा। सहयोगी वकील ने कहा कि उस महिला के भाई ने पूरी फीस चुका दी थी और सभी अदालत के निर्णय से प्रसन्न भी थे, परंतु लिंकन ने कहा, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। वह पैसा एक बेचारी रोगी महिला का है और मैं ऐसा पैसा लेने के लिए बजाय भूखे मरना पसंद करूँगा। तुम मेरी फीस की रकम उसको लौटा दो, मेरे हिस्से का, अपना चाहे जो करो। आज के हिसाब से सोचें तो लिंकन बेवकूफ़ थे। उनके पास कभी कुछ बहुतायत में नहीं रहा और इसमें उन्हीं का जो लाइफ स्टाइल थी, जो इथिकल वैल्यूज़ थे, वही जिम्मेदार थे। लेकिन वह हम सब में सबसे अच्छे मनुष्य थे। क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है? लिंकन कभी भी धर्म के बारे में चर्चा नहीं करते थे, किसी चर्च से संबद्ध नहीं थे। एक बार उनके किसी मित्र ने उनसे उनके धार्मिक विचार के बारे में पूछा। लिंकन ने कहा, बहुत पहले मैं इंडियाना में एक बूढ़े आदमी से मिला।
जो ये कहता था कि जब मैं कुछ अच्छा करता हूँ तो अच्छा अनुभव करता हूँ, जब मैं कुछ अच्छा करता हूँ तो अच्छा अनुभव करता हूँ, और जब बुरा करता हूँ तो बुरा अनुभव करता हूँ। मेरा शरीर ही बताता है कि मैंने अच्छा किया बुरा। कुछ अच्छा किया तो शरीर अपने आप खुश हो जाता है, मन तो खुश होता ही है, और अगर बुरा करता हूँ तो शरीर भी परेशान हो जाता है, मन तो परेशान होता ही है। तो यही मेरा धर्म है, यानी कि अच्छा करना ही मेरा धर्म है। उनके जो 30 स्टेटमेंट हैं, और उनकी सबसे बड़े जो रोल लिंकन का है वो तो मैंने बताया ही, ये दास प्रथा को इन्होंने ख़त्म किया। उसके लिए क्या क्या उन्होंने परेशानियां उठाई हैं, अगर समय मिला तो उस पर भी चर्चा किया जाएगा। क्योंकि अब्राहम लिंकन के बारे में अपने देश में बहुत सारे लोग बहुत नहीं जानते हैं। गांधी के बारे में तो हम लोग बहुत लोग सब जानते हैं, पढ़ाया भी गया है। तो अब्राहम लिंकन के बारे में ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए, तो अगर समय मिलेगा तो उस पर भी चर्चा करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि दास प्रथा को लेकर के नॉर्दर्न यूएसए और सदर्न यूएसए में कई मतलब ऊपर के स्टेट्स और दूसरे नीचे के स्टेट्स एक तरह से दो हिस्सों में बंट गई थी, बाकायदा लड़ाई की नौबत आ गई थी। और कैसे अब्राहम लिंकन ने उस गृह युद्ध को रोका है, वो अपने आप में बड़ी जानने वाली चीज़ है। इन्हीं के टेन्योर में हुआ 1861 से 1865 तक। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से। लेकिन उनके जो मेन जो उनके सेंटेंसेस हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, वो आपके सामने रखेंगे, जो उनकी लीडरशिप स्टाइल को रिफ्लेक्ट करते हैं। और फिर वह पत्र जो उन्होंने अपने बेटे के टीचर को लिखा है, वह भी आपके सामने रखेंगे। लिंकन के बारे में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। When Abraham Lincoln became the president of America, his father was a shoemaker. उनके पिता जूता बनाते थे। तो अगर उन पे मजाक किया गया या उनको तिरस्कृत भाव से किसी ने डील किया तो उसका कैसा जवाब देते थे, वो अद्भुत है ये इंसिडेंस। And naturally, egoistic people were very much offended that a shoemaker's son should become the president. एक जूता बनाने वाला का बेटा अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया, तो ज़्यादातर जो इलीट क्लास के अमेरिकन लोग थे, बहुत उसमें से अपने को ऑफेंडेड भी फील करते थे, परेशान महसूस करते थे। दे वेर एरिस्टोक्रेट्स हु थॉट इट वॉज देयर बर्थ राइट टू बी इन द हाइस्ट गवर्नमेंट पोस्ट। वो सोचते थे कि हम इलीट हैं, हम एरिस्टोक्रेट हैं, और ये हमारा ही क्षेत्र है कि हम गवर्नमेंट के हाईएस्ट पोस्ट पे रहें। ये कैसे आ गए? ए शूमेकर सन, जूता बनाने वाला का बेटा। ऑन द फर्स्ट डे एज अब्राहम लिंकन इंटर्ड टू गिव हिज इनॉग्रल एड्रेस, जब पहले दिन अपने सीनेट में, जो पार्लियामेंट में ये एड्रेस करने जा रहे थे, on the first day as Abraham Lincoln entered to give his inaugural address, just in the middle one man stood up. एक आदमी उठ खड़ा हुआ। He was a very rich aristocrat, बहुत धनी aristocrat था, अभिजात्य वर्ग का। He said, Mr. Lincoln, you should not forget that your father used to make shoes for my family. लिंकन जी, मिस्टर लिंकन, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपके पिताजी हमारे परिवार के लिए जूते बनाते थे। एंड द होल सीनेट लाफ्ड, और पूरा जो सीनेट है
वो हंसने लगा. They thought that they had made a fool of Abraham Lincoln. उन सब लोगों ने सोचा, क्योंकि वही मानसिकता ज़्यादातर लोगों की थी, तो सब ने सोचा कि हमने अब्राहम लिंकन को पहले दिन ही मूर्ख बना दिया. बट लिंकन एंड दैट टाइप ऑफ पर्सन इज मेड ऑफ ए टोटली डिफरेंट मेटल. लेकिन लिंकन जो कि दूसरे ही चीज़ से बने हुए थे, अंदर और बाहर से. लिंकन लुक्ड एट द मैन एंड सेड, लिंकन उस आदमी को सीधे सीधे आंखों से आंख मिला के देखते हुए बोले, सर, आई नो दैट माई फादर यूज टू मेक शूज इन योर हाउस फॉर योर फैमिली. मैं जानता हूँ कि मेरे पिताजी आपके परिवार के लोगों के जूते आपके घर जाकर बनाया करते थे. एंड देयर विल बी मैनी अदर्स हियर. और केवल आप नहीं, तमाम और यहाँ पे और साहब लोग होंगे, साहबान लोग होंगे कि जिनके घर पर मेरे पिताजी जाके जूते बनाते थे. बिकॉज द वे ही मेड शूज नोबडी एल्स कैन. और उसका कारण ये था कि जिस तरह से, जितने खूबी के साथ, जितने अच्छाई के साथ, जितने समर्पण के साथ वो जूते बनाते थे, और कोई नहीं बनाता था. ही वॉज ए क्रिएटर. वो एक रचनात्मक व्यक्तित्व थे जो जूते में ही अपनी कला और रचना दिखाते थे. His shoes were just not shoes. His shoes were not just shoes. उन्होंने जो जूते बना दिए वो केवल जूते नहीं थे. He poured his whole soul in it. वो अपनी पूरी आत्मा उस जूते में उड़ेल देते थे जो उस जूते को बनाते थे. I want to ask you, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, Have you any complaint? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो जूते उन्होंने बनाए थे उसकी कोई शिकायत है आपके पास? उनमें कोई कमी है थी या कमी है? Because I know how to make shoes myself. मैं भी जानता हूँ कैसे जूता बनाया जाता है. मैंने अपने पिताजी से सीखा है. If you have any complaint, अगर आपको कोई कंप्लेंट हो, उसमें कोई शिकायत हो, I can make another pair of shoes. तो आप मुझे बताइए, दिखाइए, मैं उसी तरह का दूसरा पेयर बना के आपको भेज दूंगा. But as far as I know, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, nobody has ever complained about my father's shoes. आज तक किसी ने मेरे पिताजी के बनाए शूज में कोई कंप्लेंट नहीं की है. He was a genius, a creator, and I am proud of my father. वे एक जीनियस थे, एक क्रिएटर थे, और मैं अपने पिता पर फख्र करता हूँ, गर्व करता हूँ. द होल सीनेट वॉज स्टक डम. पूरा सीनेट मौन हो गया, चुप हो गया. दे कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ मैन अब्राहम लिंकन इज. वो समझ ही नहीं पाए कि अब्राहम लिंकन किस तरह के आदमी हैं. ही हैड मेड शू मेकिंग एन आर्ट, ए क्रिएटिविटी. उन्होंने जूते बनाने को एक आर्ट बना दिया, एक कला और कौशल बना दिया. He was proud because his father did the job so well and not even a single complaint has ever been heard. और उन्होंने अपने को गर्वान्वित महसूस किया कि उनके पिता ने वो काम इतना अच्छा किया कि कोई उसमें शिकायत नहीं निकाल सका. और वो एज ए प्रेसिडेंट अगर कोई कमी है तो उसको दूर करने के लिए तैयार थे, और कोई दूसरा पेयर बनाने को तैयार थे अगर कोई कमी है. तो वो आदमी जिसने हंसते हुए मजाक किया था अब्राहम लिंकन का, वो अपने को सिली महसूस करने लगा, बहुत मूर्ख और बौना महसूस करने लगा. लिंकन इंसिस्टेड. लिंकन ने बाकी लोगों को कहा, उसको भी कहा. लिंकन इंसिस्टेड, यू हैव टू स्पीक. आपको बोलना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा. वाई यू बिकम डम. आप चुप क्यों हो गए? यू वॉन्टेड टू मेक मी ए फूल एंड नाउ लुक ऑल अराउंड, यू हैव मेड ए फूल ऑफ योर सेल्फ. उन्होंने कहा कि
आप मुझे मूर्ख और बेवकूफ़ बनाना चाहते थे मेरे पिता के माध्यम से, और आप चारों तरफ देखिए सिगरेट में आपने अपने को ही बेवकूफ़ बना लिया। तो वो जो अंदर की पावर है वो हर जगह छलकती रहती थी, चाहे गांधी हो, चाहे लिंकन हो, चाहे मंडेला हो, जो भी सही लीडर होगा, अच्छा लीडर होगा, उसमें वो छलकेगी। तो हम लोग, और इसी में एक संदर्भ और बड़ा मजेदार है। हम नेल्सन मंडेला की ये बातें, और सॉरी अब्राहम लिंकन की वो बातें, टीचर को लेटर और वो उनके सेंटेंसेस इम्पोर्टेंट वो हम पढ़ें, बताएं, उसके पहले एक चीज़ और महत्वपूर्ण है जो अच्छा पहले वो पढ़ लिया जाए। अब्राहम लिंकन के सेंटेंसेस, उसी से फिर वो बात निकलेगी। और तो ये तो सबसे बड़ी परसिस्टेंसी, लगातार कोशिश करना, हार से विचलित ना होना। ये अगर कोई लीडर बनना चाहता है तो ये है कम से कम सीख सबसे बड़ी उसको लिंकन से लेनी चाहिए कि हार महत्वपूर्ण नहीं है। आप 50 बार हार करके भी अंत में बहुत लोगों जिन्होंने आपको ज़िंदगी भर हराया है, आप सबसे आगे निकल सकते हैं अगर आप लगातार अपनी सेवा कार्य में लगे रहेंगे। लिंकन इसके सबसे बड़े प्रकाश स्तंभ है इस मोटिवेशन के, लीडरशिप के इस मॉडल के। तो असफलता की राह चलते हुए सफलता के श्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने का एक नाम है अब्राहम लिंकन। एक ऐसा व्यक्ति जो 31 साल की आयु में अपने व्यापार में फेल हो गया, 32 साल में चुनाव भी हार गया, और अगले 33 साल की आयु में दोबारा से शुरू किया बिजनेस में फिर से असफलता। मानो जीवन का साथ ही हो गया है असफलता के साथ। लेकिन अब्राहम लिंकन ने प्रयास करना नहीं छोड़ा। अनेक चुनाव हारने के बाद दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका के 1860 में राष्ट्रपति बने और 65 तक रहे, जैसा मैं कह रहा था। तो इनके जो मोटिवेशनल कोट्स हैं वो आपके सामने रखता हूं। आपकी सफलता के लिए आपका संकल्प ही मायने रखता है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। आपकी सफलता के लिए आपका संकल्प, अगर आपका संकल्प पवित्र है, सच्चा है और मन से किया गया है, तो फिर उसमें आप उसके लिए काम भी करेंगे। और ऐसे संकल्प कर लिया है तो वो नहीं। तो अगर आपका जो संकल्प है वो किस तरह से है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र, जो वो सेइंग है कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, वो अब्राहम लिंकन का ही कहा हुआ है, सबसे जो बहुत मशहूर है। लोकतंत्र लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और सभी लोगों के लिए होता है। तो लोकतंत्र सभी लोगों के द्वारा चुनी हुई है सरकार या व्यवस्था बनती है, और सभी लोगों के लिए है, और सभी लोगों, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, एंड उन्हीं की है गणराज्य, उन्हीं का राज्य बनाती है। और उनका जो तीसरा मोटिवेशनल स्पीच है कि शत्रु को अगर मिटाना है तो कैसे मिटाएंगे, उसे जीत करके मिटा सकते हैं, मित्र बनाकर मिटा सकते हैं। आप उसका मन दिल जीत करके बना सकते हैं, या मित्र बना करके उसको मिटा सकते हैं। मित्र, आप शत्रुता मिटा दीजिए तो शत्रु मिट जाएगा, वो मित्र बन जाएगा। ये उनका फार्मूला था और उसको उन्होंने जीवन भर किया। अगला मोटिवेशनल उनका कोट बहुत सही है कि यदि आप एक बार अपनों का भरोसा खो देते हैं तो फिर दोबारा से वो सत्कार और सम्मान नहीं पा सकते। तो भरोसा मत खोइए।
अगला उनका बहुत मशहूर saying है कि आप जो भी हैं, जिस पद पर हैं, जिस स्थान पर हैं, लेकिन हमेशा एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो। सबसे पहले एक अच्छा इंसान, उसके बाद में एक अच्छा वकील या डॉक्टर या लीडर या जो भी, सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनो, उसके बाद कोई प्रोफेशन, चाहे अच्छा पत्रकार, जो भी बनना हो बाद में, सेकेंडरी। अगला उनका सेंटेंस जो बहुत मशहूर है कि वही लोग खुश होते हैं जो अपने दिमाग से अपने को खुश मान लेते हैं। अगर आप मान लेंगे कि आप दुखी हैं तो फिर तो कभी खुश हो नहीं पाएंगे। खुश आप तभी हो पाएंगे जब आप पहले विश्वास करिए कि आप खुश हैं। आप प्रोएक्टिवली खुश रहिए, आपके अंदर से खुशी का झरना फूटता रहे और आप विश्वास करिए कि आपके चारों तरफ खुशी बरस रही है, ऊपर से ईश्वर की तरफ से खुशी की वर्षा हो रही है। वो एक तुलसीदास की चौपाई भी है कि ईश्वर की कृपा तो ईश्वर की तरफ से अमृत की वर्षा सृष्टि पर, धरती पर प्रकृति कर ही रही है, ईश्वर कर ही रहा है। अब अगर हमने उस अमृत को ले लिया तो हम खुश हो गए, नहीं लिया तो फिर हम बिना अमृत के रह जाएंगे। तो जो लगातार वर्षा हो रही है खुशी की, अमृत की, ईश्वर और प्रकृति द्वारा, अपने को खुला रखें ताकि हम उसको प्राप्त कर सकें। आपके जीवन में कितने साल हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन बचे हुए सालों में आपका जीवन कितना है ये मायने रखता है। आप बचे हुए सालों का कितना जीवंत इस्तेमाल करते हैं, सार्थक इस्तेमाल करते हैं। और ये जो डेमोक्रेसी का सूत्र है वही वो अगले मोटिवेशनल उसमें सेंटेंस में कह रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को अच्छे से कर सकता है तो उसे उस कार्य का मौका जरूर दीजिए। अगर आप लीडर हैं, ये लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं जो ये बता रहे हैं कि अगर आप लीडर हैं तो उस व्यक्ति को मौका जरूर किसी काम का करने को दीजिए जो उसे अच्छे से कर सकता है। केवल वो डिग्री लिए हुए है या सोर्स सिफारिश से, या वो आपकी लीडरशिप आगे ले जाएगा वेस्टेड इंटरेस्ट से, या वो कम पैसा या अधिक पैसा मांग रहा है, या किसी के दबाव में कोई कह रहा है कि उससे वो काम कराओ, ये सब नहीं। जो जिसके लिए बेस्ट सूटेड है उसी से वो काम कराइए। जो सबसे अच्छा उस काम को कर सकता है उसी से कराइए। और अगली बात जो पहले भी आ चुकी वही है कि मैं अपने दुश्मनों को दुश्मनी से खत्म नहीं करता, बल्कि उन्हें अपना मित्र बनाकर अपनी दुश्मनी खत्म कर लेता हूँ। अगला है, झूठ बोलने वालों की कोई स्मरण शक्ति नहीं होती। जो बहुत झूठ बोलते हैं उनकी मेमोरी में कोई चीज़ टिकती नहीं है, उनकी मेमोरी खत्म ही समझिए। और अगला है, भले ही धीमी गति से चलो लेकिन जरूर चलो और फिर कभी वापस लौट कर नहीं चलना। चलते चलो, आगे बढ़ते चलो, बस चलते चलो। अगला है वही कि जो मेरा वो शेर है गजल का कि जिस व्यवस्था में आम आदमी की सुनवाई नहीं है उस व्यवस्था के बने रहने में भलाई नहीं है। कि मैं हर लड़ाई पहले ही जीत लेता हूँ, मैदान में जीती कभी कोई लड़ाई नहीं है। वो प्लानिंग, तैयारी, उसकी एम्फेसाइज करते हुए उन्होंने कहा है कि यदि आप किसी पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे देते हैं तो पहले 5 घंटे अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने में वक्त लगाए। यदि आप मुझे किसी पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे देते हैं तो पहले 5 घंटे अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने में वक्त लगाऊंगा। मतलब तैयारी करूंगा, प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, अपने रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन और उनके शार्पनिंग। और एक और बहुत बढ़िया है, यदि आपको सीधे खड़े रहना है तो पहले सुनिश्चित कर लें कि आपके पैर सभी जगह पर हैं। यदि आपको सीधे खड़े रहना है तो पहले सुनिश्चित कर लें कि आपके पैर सही जगह पर हैं। जो लोग साधारण से दिखते हैं वही लोग दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं। यही कारण है कि ईश्वर भी ऐसे लोगों को बहुत बनाता है
जो साधारण से दिखते हैं वही अच्छे लोग हैं। और जब मैं अच्छा करूँगा तो मुझे अच्छा ही लगेगा, और जब बुरे काम करूँगा तो बुरा ही लगेगा। यही मेरा धर्म है। ये मैं आपको सुना चुका हूँ। जो दूसरों की स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं कर सकते उन्हें भी स्वतंत्र होने का कोई अधिकार नहीं है। जो दूसरे की स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं कर सकते उन्हें स्वतंत्र रहने का खुद कोई अधिकार नहीं है। कुछ करने की इच्छा रखने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ करने की इच्छा रखने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर किसी के अंदर आप बुराई खोजते हैं तो आपको उसमें बुराई ही नजर आएगी, और अगर आप उसमें अच्छाई खोजें तो उसको अच्छाई नजर आएगी। तो ये आपका किस परिप्रेक्ष्य से आप खोज रहे हैं। एक और बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, यदि मन की शांति चाहते हो तो खुद को लोकप्रिय होने से बचाओ। यदि मन की शांति चाहते हो तो खुद को लोकप्रिय होने से बचाओ। और प्रोक्रेस्टिनेशन, टालना, कल पर टालकर अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा नहीं पा सकते आप। एक बात मायने नहीं रखती कि आप कितनी बार असफल हुए, बल्कि आप अपनी सफलता से कितने संतुष्ट हैं यह मायने रखता है। जब आप सफल हों तो आप उससे कितने संतुष्ट हैं। कड़ी सजा के बदले दया की भावना ज्यादा कारगर होती है। अगर आपको यह पता हो जाए कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, सफलता के लिए क्या करना है, किस दिशा में चलना है, इसका यदि आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। तो अगर वही आप तब यह असफल, अगर प्रोसेस में असफल भी हो गए तो वह सफलता की सीढ़ी होगी। अगर आप पूरा रोड मैप आपके पास है और मानसिक रूप से आप तैयार हैं, उसके लिए जो इंटरनल क्वालिटी चाहिए, अब डेमोक्रेसी में लीडरशिप की संवेदना, सबसे जुड़ाव, जो बेस्ट है उसको आगे बढ़ाना, अपने वो सत्य और अहिंसा, ये सारी चीज़ें जो अगर ये इंग्रेडिएंट्स हैं और आपको अपना गोल पता है तो आप सफल होंगे ही होंगे। असफलता मिल सकती है जब तक कि लोग उस चीज़ के लिए तैयार ना हो जाए। वो परिवेश पूरा जब उसके लिए तैयार करना पड़ेगा, उसमें टाइम लग सकता है, उसमें आप 2-4 बार असफल हो सकते हैं, लेकिन जब परिवेश उस लेवल तक आ जाएगा तो सफलता अपने आप होने लगेगी। और एक और बहुत अच्छी बात कही है कि लगभग सभी लोग गरीबी से आसानी से जूझ सकते हैं, लेकिन यदि आपको किसी के चरित्र का परीक्षण करना है तो उसे शक्ति दीजिए। वो बात जो मैं बार बार कहता हूँ कि वो जो चौपाई भी है वो गलत है कि प्रभुता पाए कोई मद नहीं। प्रभुता पाने से घमंड आ जाता है, लोग गलत काम करने लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले से ही उनमें वो घमंड रहा होगा, पहले से ही वो गलत काम करने की प्रवृत्ति रही होगी। कुर्सी पाकर, पद पाकर वह मैग्नीफाई हो गई, आ गई। तो वही कह रहे हैं कि अगर किसी के चरित्र का परीक्षण करना है तो आप उसे पद दीजिए और फिर वो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि कितना उसमें चरित्र है, वो अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। और एक और बहुत अच्छी बात कही, ये लीडरशिप की बहुत बड़ी बड़ी क्वालिटीज लिंकन कह रहे हैं, मैं जीतने के लिए नहीं, अपने को खुद को सच्चा सिद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। मैं सच्चाई से हारूंगा इसके लिए प्रतिबद्ध हूं, मैं गलत तरीके से जीतूंगा इसके लिए प्रतिबद्ध नहीं हूं। तो मैं जीतने के लिए नहीं बल्कि खुद को सच्चा सिद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। और अब्राहम लिंकन की जो माँ थी जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, वो उनकी सौतेली माँ थी। इनकी सौतेली माँ ने इनका पालन पोषण किया था। पिता ने दूसरी शादी की थी लेकिन बहुत अच्छी थी और इनका पूरा पालन पोषण बहुत अच्छे से किया। तो उसके लिए उन्होंने कहा आज जो कुछ हूँ इसका सारा श्रेय मेरी माँ को जाता है, उस सौतेली माँ को।
आजकल के जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले, गलत तरीके वाले, जाति धर्म वाले, बांटने वाले, इस तरह के जो पॉलिटिशियंस हैं, लीडर्स हैं सो कॉल्ड, उनके लिए एक सेंटेंस है। और ये जो लीडरशिप के बारे में सोच रहे हैं बच्चे भविष्य में लीडर बनने के लिए, उनके बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत मशहूर सेइंग है, लेकिन ये लिंकन की है। कुछ समय के लिए कुछ लोगों को मूर्ख बनाया जा सकता है, कुछ समय के लिए कुछ लोगों को मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी लोगों को बहुत समय तक आप मूर्ख नहीं बना सकते। इसीलिए मैंने कहा कि जो गलत मुद्दों पर, और बड़े कठोर गलत मुद्दों पर, जिसके लिए लोगों की प्रतिबद्धताएं बहुत होती हैं, जाति और धर्म, खासतौर से हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में, 10 साल से ऊपर, 12-15 साल से ऊपर आप नहीं बना सकते हैं। मैंने पिछले जितने इस तरह की स्टाइल की लीडरशिप इंडिया में हुई है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप खुद स्टडी कर लीजिए। 10-15 साल के बाद वो जो गलत मुद्दे हैं, वो लोग ऊब जाते हैं, वो एक्सपोज हो जाते हैं। और जो किसी भी सीमित मुद्दे को लेकर के लीडर बनना चाहता है, तो फिर उसमें और सीमितता लाएगा। जब जाति के आधार पर जीत जाएगा, तो फिर वो परिवार के बारे में सोचने लगेगा, परिवार से फिर अपने पे आ जाएगा, से एकदम सेल्फ पे आ जाएगा। तो किसी भी गलत मुद्दे पे वही कुछ समय के लिए कुछ लोगों को मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी लोगों को बहुत दिनों तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। और आखिरी जो आज इनका सेंटेंस आपके सामने रखना चाहता हूं कि पूरे जीवन भर की ब्रॉड टर्म पॉलिसी तो बनाता ही रहता हूं, लेकिन हर दिन अच्छा करूं, सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है कि रोज कुछ ना कुछ अच्छा करूं, ऐसा करूं कि मुझे खुशी मिले और मेरे वो बढ़ता चले। उसी पर मैंने एक आपको वो भी बताया था कि अगर और लोग 100 यूनिट अच्छा काम करते हैं रोज, और आप केवल 101 करें और जिंदगी भर करें, तो लोगों से कई 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 गुना ज़्यादा, हजारों लाखों गुना ज़्यादा आपका टोटल आउटपुट हो जाता है। तो ये रहा अब्राहम लिंकन के बारे में, उनके जो सेंटेंसेस हैं, जो बहुत मशहूर सेंटेंसेस हैं। उनका जो लेटर है टू हिज सन्स टीचर, वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन लगता है कि आज वो नहीं सुना पाएंगे, क्योंकि उसमें 10-12 मिनट लगेगा। तो उसको जो अगले संडे का प्रोग्राम हम लोगों का लीडरशिप का होगा, उस पर रखेंगे। लेकिन आज इसी संदर्भ में जो अब्राहम लिंकन ने कहा कि जो विरोधी है या दुश्मन है, तो दुश्मनी मैं उसको लड़ करके खत्म नहीं करता, उसको मित्र बना के खत्म करता हूँ। इसका एक अद्भुत उदाहरण है भारत के इतिहास में, और वो चाणक्य का है। चाणक्य भले ही वो चारों तरफ की चीज़ें, उस समय जो राजशाही थी, राजशाहियों के दंडफन थे, तो साम दाम दंड भेद सभी पे विश्वास करते थे। लेकिन ये उदाहरण कि दुश्मनी को मित्र बनाकर खत्म करना अगर राष्ट्र के हित में ऐसा है, तो फिर वो सब कुछ भूल सकते थे, सब कुछ स्वीकार सकते थे। इसका एक उदाहरण आपको याद आया, वो भी लीडरशिप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर देश के लिए कोई बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है, तो हमारा विरोधी भी है, तब भी हमको उसको कन्विंस करके अपने साथ लाना पड़ेगा। हमें कोई विरोधी है, हमारे विचारों का विरोधी है, या कुछ समय तक हमारा सीधा दुश्मन रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र के लिए जरूरत को हम नकार दें इसलिए वो मेरा विरोधी है। अद्भुत सिद्धांत है ये, और ये मंडेला में भी है, ये लिंकन में भी है, ये गांधी में भी है, और ये चाणक्य में भी है। ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और यहीं पर आज की अपनी जो लीडरशिप की ये कार्यशाला कह लीजिए या चर्चा कह लीजिए, उसको यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, और आप में से हो सकता है बहुत लोग जानते हों, लेकिन लीडरशिप के संदर्भ में जब आप इसको समझेंगे कि अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए कितना ज़रूरी है, आप इसका आनंद लीजिए। और इसी के साथ
अब चूँकि समय हो रहा है तो 2-4 मिनट में इसको सुना करके आज की ये चर्चा समाप्त होगी। फिर अगले इतवार को इसी समय हम लोग भाग 3 पर लीडरशिप के मंडेला और लिंकन दोनों को फोकस में रखते हुए चर्चा करेंगे। अपने गुरु चाणक्य के कुशल मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम सम्राट घनानंद को पराजित कर दिया और मगध का सम्राट बन गया। चंद्रगुप्त मगध के सम्राट बन गए। युद्ध में नंद राज्य के मंत्री और सेनापति या तो मारे गए या बंदी बना लिए गए, परंतु प्रधान अमात्य राक्षस उनके हाथ नहीं आया। प्रधान अमात्य राक्षस उनके हाथ नहीं आया। अपने स्वामी घनानंद के प्रति सेवक भाव रखते हुए वह किसी दूर प्रदेश में जाकर चंद्रगुप्त मौर्य के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगा। राक्षस बहुत ही कुशल और योग्य प्रशासक था। सबसे बड़ी बात, कुशल और योग्य प्रशासक था। जनता की खुशहाली के लिए काम करता था और मगध के लिए समर्पित था। उसी के बल पर मगध एक शक्तिशाली राज्य बन चुका था। चाणक्य जब अपनी कूटनीति और सैनिक बल से राक्षस को पकड़ने में असफल हो गए तो उन्होंने राक्षस के परम मित्र सेठ चंदन दास को मृत्यु दंड देने की घोषणा कर दी। इस घोषणा को सुनकर राक्षस से नहीं रहा गया और वह उसके प्राण बचाने के लिए वधस्थल, जहां उसे मृत्यु दंड देना था, जा पहुंचा और आत्मसमर्पण करके अपने मित्र चंदन दास को मुक्त करने की याचना की। राक्षस के आने का समाचार सुनकर चंद्रगुप्त और चाणक्य वहां पहुंच गए। राक्षस ने उनके सामने भी अपना अनुरोध दोहराया। राक्षस का बुद्धि कौशल, उसकी नीति कुशलता, प्रशासनिक योग्यता और चातुर्य का चाणक्य भी लोहा मानते थे। उन्होंने राक्षस से विनम्रता पूर्वक कहा, अमात्य, हमारी दृष्टि में आप मगध राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र किए हैं, पर हम आप जैसे योग्य मंत्री को खोना नहीं चाहते। मगध राज्य की उन्नति के लिए जिस कर्मठता और सेवा भाव से आपने अनैतिक और क्रूर शासक घनानंद के लिए कार्य किए हैं, उसी प्रकार अनैतिक शासक के लिए किया है, उसी प्रकार यदि आप सुयोग्य और नीतिपरक चंद्रगुप्त के लिए प्रधान अमात्य का पद स्वीकार कर लें तो आपके मित्र के प्राण बच सकते हैं। देखिए, शत्रु को सबसे बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। अपने मित्र की प्राण रक्षा के लिए राक्षस के सम्मुख और कोई उपाय नहीं था। मगध राज्य के हित के लिए भी उसे चाणक्य का अनुरोध स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि मगध का हित चाहता था और उसे एक मौका मिल रहा था। राक्षस द्वारा पद संभालने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को अपने विराट साम्राज्य में कुशल प्रशासन की स्थापना में कोई कठिनाई नहीं हुई। यह मुद्रा राक्षस नाटक में भी है और अन्य जगहों पर भी ये प्रसंग है। तो ये देखिए कि अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, तो अगर आप देश के लीडर बनना चाहते हैं तो देश में जो बेस्ट है उसको आपको प्रयोग करना है, उस व्यक्ति का देश के लिए, भले ही वो आपका विरोधी हो, लेकिन आप फिर विरोध त्याग कर देश हित सोचिए। तो सवाल यहाँ विरोध का नहीं है, सवाल देश के हित का है या जिस क्षेत्र का लीडरशिप करना चाहते हैं उसका है। ये लीडरशिप बहुत बड़ी क्वालिटी है, या आपको बेस्ट को अपने साथ लाना है, भले ही वो आपका विरोधी रहा हो या आपका दुश्मन। तो इसी के साथ आज की चर्चा यहाँ समाप्त हो रही है, क्योंकि समय हो गया है। और कुछ प्रश्न लोगों ने किए हैं चंद्रगुप्त वध के किस ईसा पूर्व से, ये सब अगले इतवार के सत्र में कुछ प्रश्नों का भी उत्तर हम लोग देंगे और चर्चा जारी रहेगी। इंडियन मीडिया काउंसिल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी मित्रों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी की बात है कि हम लोग प्रोग्राम कर सके। शुरू में तो इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी नेट पे, लेकिन जब
प्रोग्राम शुरू हुआ तो उसके बाद पूरा हो गया। यूट्यूब पर रिकॉर्ड नहीं हो पाया है तो उसको फेसबुक से वहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे। एक बार फिर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।